हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों आज हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 है। कल हम लोग पढ़ रहे थे आईयूपीएसी नेम। आया समझ में? दिमाग में थोड़ा घुसा? कैसे आप लोग आईयूपीएसी नाम कर सकते हो? सर क्वेश्चन कैसे आते हैं? अरे अगर आपने कल का पढ़ लिया ना तो आपको अभी मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं। सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे। चलो दोस्तों पहले क्वेश्चन ही करते हैं, देखते हैं बनते हैं या नहीं बनते। आप बोल रहे हो ना सर बहुत टफ है। अरे देखो, कोई चीज आप लोगों को पहली बार पढ़ते हो ना तो लगती है, कोई बात नहीं। आप लोग है ना, तो आप लोग एक बार की जगह एक बार कहीं डाउट हो तो एक बार वापस देख लेगा, क्या दिक्कत है? इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्वेश्चंस करते हैं। बताओ दोस्तों, आपको बोला जा रहा है प्रोपेनोइक एसिड। दोस्तों इस नाम में कौन सा प्रत्यय होता है? जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं भी आता हो ना, वो सिंपल सा कॉमन सेंस लगा सकता है। प्रत्यय किसको बोलते हैं? जो पीछे लगता है। दोस्तों इसमें पीछे क्या लग रहा है? ओइक अम्ल करके कुछ लग रहा है। ओइक अम्ल, ओइक एसिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और आपको पता है ओइक एसिड कब लगाते हो? कौन से फंक्शनल ग्रुप में आप लोग प्रत्यय ओइक एसिड लगाते हो? सर जहां पर COOH, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। सर अगर ये वाला फंक्शनल ग्रुप होता है ना तो हम लोग नामकरण में लास्ट में ओइक एसिड लगाते हैं। ठीक है सुमित जी, सर आज एल्कोहल के बारे में बताने वाले थे। बिल्कुल बताएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो आप? आ जाओ। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है नेक्स्ट। आपको ये बोल दिया 5 कार्बन परमाणु वाला एक यौगिक है पेंटेनल। देखो आपको यह भी बता दिया इसके अंदर 5 कार्बन है। आपको तो बस ये बताना है इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो आपको बताया फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं, है ना? क्या एक फंक्शनल ग्रुप जानते हो आप लोग? एल्डिहाइड। बिल्कुल। तो जब आप लोगों का एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, जब आप लोग नामकरण करते हो, आईयूपीएसी नामकरण करते हो, लास्ट में क्या लगाते हो? अल लगाते हो। क्या लगाते हो? अल लगाते हो। तो अगर लास्ट में अल आ रहा है, प्रोपेनल, एथेनल, मेथेनल, ब्यूटेनल, इसका मतलब इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड है। आई बात समझ में? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताओ। ये COOH बेसिकली क्या है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये आपको बताना है। अभी भी मैंने बताया कार्बोक्सिलिक एसिड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, आपको बताना है कि किसमें कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता। कार्बोनिल ग्रुप आप लोग किसको बोलते हो? मैंने आपको बताया था जहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो, इसे आप लोग बोल रहे थे कार्बोनिल ग्रुप। फर्क नहीं पड़ता इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, फर्क नहीं पड़ता यहां पर क्या जुड़ा हुआ है। अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसको आप लोग बोलोगे कार्बोनिल ग्रुप। दोस्तों कल मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, अभी एथेनॉल यानी एल्कोहल के बारे में मैंने नहीं बताया, कोई बात नहीं। इन तीनों के बारे में मैंने बताया था। क्या मैंने आपको क्या बताया था? एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसमें सर CHO होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है? कार्बन से जुड़ा होता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से। इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, इससे कुछ जुड़ा होगा। हो सकता है एक कार्बन, हो सकता है कुछ भी कार्बन नहीं हो सकता है, 2 हो, 4 हो, 10 हो, यानी इसमें तो सर कार्बोनिल ग्रुप होगा। दोस्तों कीटोन में क्या होता है? सर कीटोन में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में होता है डबल बॉन्ड। इस कार्बन से कुछ कार्बन जुड़ा होता है, इस कार्बन से कुछ कार्बन जुड़ा होता है ना? हो सकता है एक जुड़े हो, 2 जुड़े हो, 10, 50। आप मुझे बताओ क्या ये चीज मिल रही है? बिल्कुल, यानी कीटोन में भी होता है कार्बोनिल ग्रुप। सर आपने तो कल 2 ही बताए थे, चलो और देख लेते ना। कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने बताया था क्या? बिल्कुल सर आपने बताया था, कार्बोक्सिलिक एसिड उसे बोलते हैं, ये COOH को। इसमें क्या होता है मैंने बताया था क्या? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में होता है डबल बॉन्ड। इस कार्बन से जुड़ा होता है एक ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर यहां से आप लोगों का कुछ जुड़ा होगा, एक कार्बन या 2 कार्बन या 4 कार्बन या 10 कार्बन। समझ में आ गई क्या बात को? मतलब कुल मिला के यहां पर भी आप लोगों को कार्बोनिल ग्रुप मिल रहा है। एथेनॉल में नहीं मिलेगा। एथेनॉल क्या है सर? अभी मैं आपको एल्कोहल पढ़ाऊंगा तब समझ में आ जाएगा, बट इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पा रहे होंगे। ALP सर ऐप में वॉइस डबल आ रहा है, 4 बार रिफ्रेश कर लिया। ALP विपिन कुमार जी ऐसे आना नहीं चाहिए, है ना? ALP जी आप इस नंबर पे बात कर लो एक बार ना। ALP विपिन कुमार, आपके साउंड डबल आ रहा ना, केवल उसके लिए 70005-329। अरे यार मैं नंबर ही भूल गया, एक टेक्निकल मैं नंबर भूल गया, भी बता दूंगा मैं आपको, है ना? कोई बात नहीं, मैं अभी आपको करा दूंगा, ठीक है? 7005 ये था, 7005-32949।
70000 आएंगे, 3 जीरो आएंगे, 70005324949। केवल ये डबल वॉइस के लिए, और कोई कॉल मत करना प्लीज, ठीक है। बाकी आपके लिए दूसरा नंबर मैंने दे रखा है। समझ में आ गया? चलो अब करो नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो इसका आंसर आपको पता है क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। आप मुझे बताओ, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप है, कोई क्रियात्मक समूह है, तो उससे क्या पता पड़ेगा या वो क्या डिसाइड करेगा। जैसे दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर किसी में ये एल्डिहाइड है तो आपको ये पता पड़ जाएगा क्या, मैं बोलूं यार इसमें एल्डिहाइड है तो आपको ये पता पड़ जाएगा क्या कि इसमें टोटल कार्बन कितने, 10 है, 20 है? नहीं सर, उससे ये थोड़ी पता पड़ता है दोस्तों। आपको से उसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी। जैसे एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी अलग होती है, एल्कोहल की अलग होती है, कीटोन की अलग होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की अलग होती है। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, सर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, इसके रासायनिक गुण क्या होता है निर्धारित करता है। आई बात समझ में? बन रहे हैं क्या क्वेश्चन? आ जाओ दोस्तों। अब ये बताओ, ये क्वेश्चन है, इनमें से कौन एल्केन को दर्शाता है? एल्केन सर कॉमन सेंस है, एल्केन उसको बोलते हैं जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। देखो सर ऑप्शन नंबर बी में सिंगल बॉन्ड है तो ये एल्केन है, यहां पर डबल है तो ये एल्कीन है, यहां पर आपका ट्रिपल है तो ये एल्काइन है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आ रही है क्या बात समझ में? अरे लैपटॉप में मत देखा करो यार, छोड़ो लैपटॉप को, मारो गोली। अरे मैं खुद बोल रहा हूं मेरी लैपटॉप वाली ऐप खराब है। मेरी क्या दोस्तों, इस दुनिया में जितनी भी कंपनी है उसकी मोबाइल वाली ऐप जितनी नहीं बन सकती लैपटॉप ऐप। छोड़ो ना यार, सर लैपटॉप ऐप खराब है, दिन भर यही फोन करते रहते हो। मैं आपकी बात समझता हूं यार, आप मेरे छोटे भाई हो, बड़े भाई हो, लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट मान सकते हो क्या? हमारे लिए पढ़ाई जरूरी है। कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोग फोन पे देख लो यार, है कोई ऐसा इतना भी छोटा नहीं लगता। मैं मानता हूं आपको लैपटॉप में बड़ा आराम से दिखता है, लेकिन यार जब आपको पता है सर उसमें दिक्कत आ रही है तो आप क्यों फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो? क्योंकि फ्रस्ट्रेशन तो होगी जब आप लोग कोई चीज को देखोगे, बार बार समस्या आएगी, 2 बार आएगी, 10 बार आएगी, 20 बार। सर परेशान हो गया मैं, बिल्कुल यार मैं समझ सकता हूं, मैं भी स्टूडेंट रहा हूं। तो आपको भटकना ही नहीं है, आपके पास में आपका छोटा सा फोन है, प्यारा सा फोन है, उससे देख लिया करो, कोई बात नहीं, ठीक है? कोई बात नहीं यार, हमको सिलेक्शन लेना है अभी। आ जाओ आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से कौन सा मिलान जो है वो सही है? क्या ये पेंटीन है, क्या ये ब्यूटीन है, क्या ये एथीन है, क्या ये प्रोपीन है? सर मुझे एक चीज पता है, पेंट जो यूज करता है ना वो 5 कार्बन के लिए यूज करता है। देख लो 5 जगह, 1 2 3 4 5, ठीक है। ब्यूट जो वर्ड यूज करते हैं वो 4 कार्बन के लिए करते हैं, 1 2 3 4, सर ये भी है। एच जो वर्ड यूज करते हैं 2 कार्बन के लिए करते हैं, ये भी सही है। प्रोप जो करते हैं 3 कार्बन के लिए करते हैं, सही बात है। सर पेंटीन इन सुनने में क्या आ रहा है? ये एक एल्कीन है, ये भी एक एल्कीन है, ये भी एल्कीन है। दोस्तों एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n होता है क्या? यानी कार्बन की संख्या n है तो हाइड्रोजन की संख्या डबल होगी क्या? यहां पर देखो कार्बन की संख्या 2 है, तो अगर ये एल्कीन है हाइड्रोजन की संख्या 4 होनी चाहिए, जबकि यहां पर बन रही है 3 और 2 5 हो रही है, तो ये गलत है। और गलत तो होगा ही ना। देखो आपने कार्बन कार्बन के बीच में लगा दिया डबल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो 2 आपने ये निकाल दिए, 2 जगह बची, वहां पर जोड़ दो हाइड्रोजन। यहां पर भी तो 2 जगह बची, तो यहां पर भी 2 ही तो हाइड्रोजन आएंगे, 3 कहां से आ जाएंगे? अरे आई क्या बात समझ में? अरे दोस्तों आई क्या बात समझ में? नहीं आई क्या? आई क्या? आ गई? आ जाओ सर आ जाओ। दोस्तों कल मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया था, है ना। एक फंक्शनल ग्रुप उसमें रह गया था, एल्डिहाइड पढ़ा दिया, कीटोन पढ़ा दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा दिया, एस्टर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, ठीक है, और एक ईथर भी मैंने आपको पढ़ा दिया। एक फंक्शनल ग्रुप रह गया एल्कोहल। सर ये एल्कोहल क्या है, कैसे पहचाने कि सर इसमें ये एल्कोहल है या नहीं है? दोस्तों इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है OH। अगर आपको दिख रहा है कहीं पर OH, इसका मतलब वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कौन सा है? कौन सा है? एल्कोहल है। दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखना, इसका जो जनरल फॉर्मूला है ना, जनरल फॉर्मूला का मतलब क्या है? ये है, ये इसका मतलब क्या है? कोई बताना चाहेगा क्या? कि सर OH से कुछ कार्बन जुड़ेंगे, हो सकता है 1 कार्बन हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो। ऐसा नहीं है कि सर आप बोलो कि कार्बन कुछ, R का मतलब ही क्या है? कार्बन है, R का मतलब ही कार्बन होना चाहिए, ठीक है।
तो जैसे एक कार्बन वाला हो सकता है, 2 कार्बन वाला हो सकता है, 3 कार्बन वाला हो सकता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपको बोलूं क्या ये एक एल्कोहल है क्या? बिल्कुल ये एक एल्कोहल है। जैसे मैं आपको बोलूं C2H5OH बोल दूं, या इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं CH3CH2OH, ऐसा स्ट्रक्चर भी बोल सकता हूं, है ना। या एक बोलूं मैं CH3CH2CH2OH। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब सर इसका आईयूपीएसी नेम क्या करेंगे? बस आपको ध्यान रखना इसका प्रत्यय क्या है, अलग है। इसका क्या है प्रत्यय? इसका है ऑल। तो टोटल कार्बन कितना है? एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए मैथ, और एक कार्बन वाले को हमेशा क्या मानोगे? एल्केन मानेंगे। तो मैं लिख दिया मैथेन। इसकी नंबरिंग कर लो 1। तो नंबर 1 पे ही है ना आपका एल्कोहल, इसके लिए क्या लगाना है? ऑल लगाना है। तो मेथेन 1 ऑल, 1 लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? मेथेनॉल हो जाएगा। सिमिलरली दोस्तों ये 2 कार्बन वाला है, ये क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। एथेनॉल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 कार्बन वाला है तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। एक चीज आप लोग ध्यान रखोगे क्या दोस्तों? एक चीज आप लोग ध्यान रखोगे क्या दोस्तों? इस मेथेनॉल को एक नाम से, ये तो आईयूपीएसी नेम हो गया, इसको हम लोग मैथिल एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। इसको मैथिल एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। एथेनॉल को अरे बोलते नहीं हो ना तुम यार, यही तो दिक्कत है ना, पता नहीं कहां रहते हो। एथिल एल्कोहल के नाम से भी जानते हो। प्रोपेनॉल को प्रोपिल एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों आपको पता है ना मार्केट में शराब मिलती है पीने वाली, मिलती है क्या? तो अगर आप लोगों से पूछा जाए सर उसमें कौन सी एल्कोहल होती है, ये मेथेनॉल होती है, एथेनॉल होती है, प्रोपेनॉल होती है, तो आप लोग क्या बोलोगे? एथेनॉल होती है। एथेनॉल, एथेनॉल। अगर कोई मेथेनॉल पी गया ना, मैं आपको बताऊं मेथेनॉल जो होती है ना ये जहरीली होती है, जहरीली। तो अगर कोई व्यक्ति पी गया ना तो दिक्कत हो जाएगी उसकी बॉडी में। क्लियर है क्या? चले दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया तो आगे चले। आगे चले क्या? आगे चले। चलो एक क्वेश्चन कर लो, बता दो इसका आंसर बता दो। क्या एथेनॉल को एथिल एल्कोहल बोलते हो? क्या प्रोपेनॉल को प्रोपिल एल्कोहल बोलते हो? क्या मेथेनॉल को मेथिल एल्कोहल बोलते हो? क्या ब्यूटेनॉल को ब्यूटिल एल्कोहल बोलते हो? क्या बिल्कुल सही दोस्तों। मेथेनॉल का मतलब 1 कार्बन, प्रोपेनॉल का मतलब 3 कार्बन, एथेनॉल का मतलब 2 कार्बन, ब्यूटेनॉल का मतलब 4 कार्बन। तो सर गलत मुझे चुनना है, कैसे चुने? देखो अभी मैंने आपको बताया मेथेनॉल क्या होगा? CH3OH। एथेनॉल क्या होगा? CH3CH2OH। सॉरी प्रोपेनॉल ही होगा। और ये अरे सॉरी ये हो गया प्रोपेनॉल। एथेनॉल क्या होगा? CH3CH2OH। ब्यूटेनॉल क्या होगा? CH3CH2CH2CH2OH। 4 3 7 और 1 8 हाइड्रोजन हो गया। 3 और 2 5 दोस्तों टोटल। अच्छा सही बात है। 3 और 2 5 2 7 और 2 9 होने चाहिए। यार गलत सेट तो मेरे को तो एक भी नहीं दिख रहा यार दोस्तों, कुछ गलत है क्या? मेरे को तो एक भी गलत नहीं दिख रहा। मेरे को तो एक भी गलत नहीं दिख रहा, बताओ कुछ गलती कर रहा हूं क्या मैं? हाँ दोस्तों ये C3H7 आना चाहिए। देखो 3 और 2 5 और 2 7 C7OH होना चाहिए था। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? तो करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गलत को चुनना था आप लोगों को। ठीक है, आगे समझ में चले आगे। क्लियर है क्या? ए कहां से हो जाएगा? अरे यार हाँ ब्यूटेनॉल नहीं, ये ब्यूटिल एल्कोहल होगा इधर, है ना। ये हिंदी में गलत लिखा हुआ, इंग्लिश में तो सही लिखा हुआ ना ब्यूटिल। ये सही है, सही है, ये वाला सही है, सी वाला हो जाएगा। इसका गलत दिया हुआ है फॉर्मूला, है ना। आप बोलोगे कि सर ये तो अरे ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पर ब्यूटिल एल्कोहल ही आएगा। जो आपको गलत है वो आपका ये सी है, फॉर्मूला गलत दिया हुआ है ये। क्लियर है क्या? समझ में आ गई?
देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, इधर हो गए, एक इधर है, यानी H9OH। ठीक है, क्लियर। आ जाओ। अब दोस्तों मैं आपको कुछ बता रहा था, कुछ कॉमन नेम, जैसे मैंने कल भी आपको बताए थे, कुछ कॉमन नेम बताए थे क्या, वैसे ही मैं आपको बताता हूं कुछ कॉमन नेम। जैसे अभी अभी आपने बताया कि CH3OH का IUPAC नेम क्या है, मेथेनॉल है, और मैंने आपको बता भी दिया इसको मेथिल एल्कोहल के नाम से जानते हैं, ध्यान रखो। मैंने आपको ये भी बताया, ये आपका क्या था सर, ये एथेनॉल था, इसे आप लोग एथिल एल्कोहल के नाम से भी जानते हो। ठीक है, तो ये वैसे दो आप लोग नाम याद रखो, कई बार उनका कॉमन नेम, जनरली हम जिस नाम से उनको जानते हैं ये भी बुलाया जाता है। ठीक है क्या, चलिए आगे आ जाओ। ये वाला मैंने कल आपको बता ही दिया था, है ना, हाँ ये मैंने कल आपको बता ही दिया था। ठीक है, आ जाओ। चलिए अब दोस्तों हम लोग चलते हैं आगे, हम समझते हैं आइसोमेरिज्म क्या होता है, समावयवता क्या होता है, या आप लोग इसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हो, संरचनात्मक समावयवता भी बोल सकते हो। दोस्तों आइसोमेरिज्म क्या है, बेसिकली ये क्या है, ये टर्म क्या है, अगर किन्हीं दो के फॉर्मूले समान हो लेकिन उनके स्ट्रक्चर अलग अलग होना, तो आप लोग बोलोगे दोनों क्या है, आइसोमर है, एक दूसरे के समावयवी है। सर नहीं आया मुझे समझ में, कोई बात नहीं, नहीं आया, ध्यान से समझो। जैसे आप मुझे ये बताओ ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या ये होता है क्या, C4H10। मुझे बताओ ब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, सर 4 कार्बन है, 1 2 3 4। ठीक है, लो ये भी लगा दो, H3 H2 H2, सही है स्ट्रक्चर, सही है क्या, बिल्कुल सही है। और एक ये क्या है, क्या ये स्ट्रक्चर सही है क्या, ठीक है। दोस्तों क्या एक स्ट्रक्चर ये भी बन सकता है क्या, बन सकता है या नहीं बन सकता, इसमें भी देख लो 4 कार्बन है 10 हाइड्रोजन है, इसमें भी 4 कार्बन है 10 हाइड्रोजन है। तो मुझे एक चीज बताओ, छोटी सी, एक छोटी सी चीज बताओगे, मोटी सी बताओगे, सर मैं तो छोटी सी बताऊंगा। छोटी सी चीज मुझे ये बताओ, इसका भी फॉर्मूला C4H10 है, इसका भी C4H10 है, क्या दोनों के स्ट्रक्चर एक जैसे हैं क्या, नहीं सर, यहां पर चारों कार्बन एक सीरीज में जुड़े हुए हैं, जबकि सर वहां पर चारों एक सीरीज में नहीं जुड़े हुए, 3 जुड़े हुए, बीच से एक अलग से निकल रहा है। तो आप लोग क्या बोलोगे, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है, समावयवी है। आई बात समझ में, आई क्या बात समझ में। तो दोस्तों ऐसे यौगिक जिनके फॉर्मूले तो समान है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, उसको आप लोग बोलोगे आइसोमर यानी समावयवी, है ना। तो देखो एक तो आप लोगों का ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ऐसा बन सकता है और एक ऐसा बन सकता है, इसके नाम भी अलग अलग हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, सिंपली आप लोग ब्यूटेन बोल दो, और या आप इसको एन ब्यूटेन भी बोल सकते हो, नॉर्मल ब्यूटेन भी बोल सकते हो। नॉर्मल का मतलब क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सिंपली नॉर्मली जुड़े हुए, सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, आपको एक लंबी कार्बन की श्रृंखला चुननी पड़ेगी दोस्तों, नंबरिंग करनी पड़ेगी, दूसरे नंबर से बाहर आ रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। याद है क्या, तो इसका नाम अलग क्यों आया, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अलग है ना। तो अगर जिनके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, फॉर्मूले समान होते हैं, उसको आइसोमर समावयवी बोलते हैं। आई क्या किसी को समझ में। दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, पेंटेन का फॉर्मूला कौन बताएगा, मैं बताता हूं, C5H12 होता है। आपसे एग्जाम में पूछा गया इसके कितने आइसोमर पॉसिबल है, कितने आइसोमर, कितने समावयवी पॉसिबल है, बताओ बताओ, कमेंट करके बताओ। 4 5 2 3, देखो 5 कार्बन ऐसे जोड़ के देख लो ना, 1 2 3 4 5, एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या है, 1 2 3 4 5, एक तरीका ये हो गया। हाइड्रोजन को छोड़ो क्या लगाओगे आप भाई, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखो आप तो, ठीक है। एक ये तरीका है, एक ये तरीका है। दोस्तों क्या ये एक तरीका हो सकता है क्या, नहीं, ये और ये दोनों सेम हो गए। कैसे, जैसे नंबरिंग करोगे जब 1 2, यहां पर भी दूसरे नंबर के कार्बन से कुछ निकल रहा है, जब यहां पर नंबरिंग करोगे यहां से स्टार्ट होगी, तो 1 2 यहां पर भी दूसरे नंबर के कार्बन से निकल रहा है, तो यानी ये अलग नहीं है, ये यही वाला है, ठीक है। और कैसे बन सकता है, एक ऐसे बन सकता है क्या, 1 2 3 4 5, बिल्कुल बन सकता है, ये बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर है। और बताओ और कोई बन सकते हैं क्या। अब कोई बोलेगा कि सर ऐसे भी तो बन सकता है, 1 2 3 4 और इससे एक निकाल दो, अरे एक सीरीज में ही तो है, ये एक सीरीज में ही तो है, तो ये यही वाला तो बन गया, तो ये वाला नहीं होगा। तो मैं तो 3 बना पा रहा हूं, और बताओ और कुछ पॉसिबल है क्या।
देखो पहले नंबर के कार्बन पे कुछ निकाल ही नहीं सकते क्योंकि वो तो एक सीरीज ही बन जाएगी ना, तो इसका जैसा ही बन जाएगा। दूसरे नंबर का आपने बता लिया थी भाई, मैं तो हिसाब से तो 3 ही बन सकता है। क्लियर है क्या? आगे बात समझ में? चलो आ जाओ दोस्तों। अभी रिसेंट में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना आप लोगों से, अभी ग्रुप डी में पूछा गया था 2022 में ही। आपको 4 ऑप्शन दिए थे, चारों में एक एक जोड़ा दिया गया था। आप लोगों से पूछा गया था बताइए इनमें से कौन से आइसोमर है, समावयवी है। सर वैसे तो इसको 1 या 3 नंबर वाले के नीचे जोड़ दो। अरे दोस्तों 3 नंबर पे आप जोड़ोगे, जैसे अभी मैंने जोड़ा ना, तो जैसे आप 3 नंबर पे जोड़ोगे तो अब ये नंबरिंग तो यहां से होगी ना जहां से सब स्टूडेंट पास में पढ़े, तो 1 2 नंबरिंग अब ऐसे होगी। आपको लग रहा होगा कि सर पहले 2 पे जोड़ा, अब इस पे जोड़ो। जब आप इस पे जोड़ दोगे तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? जहां से सब स्टूडेंट पास में पढ़े, तो 1 2 अगेन ये दूसरे नंबर पे आ गया ना, यहां पर भी दूसरे नंबर पे था, वही तो बात हो गई। ठीक है, आ जाओ। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, डाई मैथिल ईथर और एथेनॉल दोनों एक दूसरे के समावयवी होते हैं। कैसे होते हैं समझो मेरी बात को। डाइमेथिल ईथर का मतलब क्या है? दोनों साइड क्या है, ये लगे हुए हैं, CH3 लगे हुए हैं, इसी का जो नाम डाइमेथिल ईथर था मैंने बताया था ना। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या है? C2H5OH। ठीक है, सब छोड़ो आप। इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? 1 और 1 2। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 3 6। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। यहां पर देखो टोटल हाइड्रोजन कितना है? 5 और 1 6। टोटल कार्बन कितना है? 2 है। 1 ऑक्सीजन है। दोस्तों दोनों के फॉर्मूले समान आ रहे हैं क्या? अरे दोनों के फॉर्मूले समान आ रहे हैं क्या? अरे आ रहे हैं क्या दोस्तों? सिंपल है यार, आप क्यों परेशान हो रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो? ये हम लोग डाई मैथिल ईथर पढ़ तो चुके हैं, कल मैंने बताया तो था कल। अरे एक बच्चा बोल रहा है मौली जी कि सर मुझे समझ नहीं आया। अरे बेटा ये अपन ने कल डिस्कस तो किया था। ये एथेनॉल अभी 2 मिनट पहले तो मैंने बताया है। चलो सब छोड़ो, आपको ये तो पता है ये डाइमेथिल ईथर है, चलो इसको देख के कंफ्यूज हो रहा होगा। ये तो पता है, ये तो पता है एथेनॉल है। दोनों में देख लो कार्बन कितने हैं? सर इसमें भी 2 है, उसमें भी 2 है, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 6, उसमें भी 6, इसमें ऑक्सीजन 1 है, उसमें भी 1 है। बताओ अब क्या दिक्कत आ रही है? क्या ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है क्या, समावयवी है क्या? यस आपको बोलना पड़ेगा, यस मना नहीं कर सकते। आप साफ देख रहे हो। अब आ जाओ चलो। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हाइड्रोकार्बन आप लोग जानते हो? हाँ सर हाइड्रोकार्बन मैं जानता हूं, ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। जैसे क्या ये एक हाइड्रोकार्बन है क्या? क्या ये हाइड्रोकार्बन है क्या? बिल्कुल सर। दोस्तों कई बार क्या होता है हाइड्रोकार्बन में कार्बन आपके आपस में इस प्रकार से जुड़ते हैं, इस प्रकार के जुड़ते हैं कि वो एक पूरी साइकिल बना लेते हैं, चक्र बना लेते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन को आप लोग क्या बोलोगे? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, चक्रीय हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, तो इसको बोलोगे एल्केन, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन। अगर कहीं पर एक भी डबल बॉन्ड मिल गया तो इसको बोलोगे साइक्लो एल्कीन। अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड मिल गया तो क्या बोलोगे? साइक्लो एल्काइन। बोलो हां या ना? अरे बोलो। तो सिंपल सी बात है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या है? सर साइक्लो हाइड्रोकार्बन कुछ भी नहीं है, एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन ही है। बस इसमें विशेष क्या है, कार्बन जुड़ जुड़ के क्या बना, एक साइकिल बना रहा है। जैसे यहां पर आप देखो, आप सब छोड़ो, आप मुझे बताओ यहां पर क्या हो रहा है? एक कार्बन से दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा और चौथा वापस, एक साइकिल बन गई क्या? तो क्या ये एक साइक्लो हाइड्रोकार्बन है क्या? बोलो। प्रेम मीना जी बोल रहे हैं सर फ्री में क्यों पढ़ा रहे हो यूट्यूब में थ्योरी? दोस्तों एक चीज आप मुझे बताओ, पहली बात तो अगर मैं फ्री में थ्योरी पढ़ाना चाहूँ ना यूट्यूब पे, मैं सैटरडे को क्लास लगा रहा हूं बच्चों के लिए। देखो कुछ गरीब बच्चे भी होते हैं ना, मतलब ठीक है जो भी आप समझो इसको। दोस्तों आपको पता है एक चैप्टर कराने में कितना टाइम लगता है? आप केमिस्ट्री पढ़े हो, मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट करी थी 1 जनवरी से, मेरे हिसाब से 1 जनवरी हो गया, फरवरी अभी आप लोगों का खत्म हुआ नहीं है, 16 हो गया लगभग आपका, ये मान लो जिसमें आप लोगों की डेली क्लास चल रही है। दोस्तों अगर मैं वीक में एक एक करवाऊं ना, तब भी आप लोगों की 1 साल 1.5 साल में 2 साल में नहीं हो सकती वो। क्लियर है? ये क्लास मैंने यूट्यूब पे लगाई है बच्चों को समझाने के लिए कि भैया देखो, अगर आप लोग
मैंने सर क्लास क्यों लगाई है उनको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स उनको बेवकूफ बना रहे हैं कि लो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लो, पाचन तंत्र पढ़ लो एक क्लास में। उनको मैं बताऊंगा क्या होता है कंटेंट, ठीक है। तो आप उस चीज को सबको छोड़िए, ये आपकी चीज नहीं है, आप यहां पर आए हो, यहां पर ध्यान लगाओ। और दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताता हूं, मैं ना यूट्यूब पे सुबह 10 बजे एक प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोग प्लीज अटेंड करना। करोगे क्या अटेंड? ठीक है, आपने थ्योरी पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप देखो, मैं आप पे फोर्स नहीं कर रहा कि नहीं पढ़ो ही, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो आपकी प्रैक्टिस वाला पार्ट भी इंप्रूव हो जाएगा। थ्योरी तो आपकी कंप्लीट हो ही रही है, बिल्कुल शानदार चीज, तो आप लोगों को प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। समझ रहे हो क्या बात को? आ जाओ आ जाओ। हाँ, बस मुझे ये बताओ, क्या ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है क्या? बिल्कुल है। दोस्तों यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर हमने क्या देखा, ये कार्बन था, इससे दूसरा जुड़ा, इससे तीसरा जुड़ा, इससे चौथा जुड़ा, इससे पांचवा जुड़ा, पांचवा वापस पहले में जाके जुड़ गया। क्या एक साइकिल बन गई क्या? बिल्कुल। तो क्या ये साइक्लोहाइड्रोकार्बन है क्या? बिल्कुल। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो और टोटल कार्बन की संख्या 4 है, तो क्या ये एक एल्केन हो गया क्या? एल्केन। तो इसको मैं क्या साइक्लोब्यूटेन बोल दूं क्या? बताओ बताओ दोस्तों, यहां पर मुझे बताओ, यहां पर कार्बन 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 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी एक एल्केन है, और ऐसे साइकिल बना रहा है, और 5 कार्बन, तो इसको क्या साइक्लोपेंटेन बोल दूं क्या? बताओ। अरे इसमें कोई डाउट है क्या? बिल्कुल बेसिक चीज है, कोई नई चीज नहीं है यार। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मैं आप लोगों से पूछूं, साइक्लो एल्केन जो होंगे ना, उनका जनरल फॉर्मूला क्या है? तो गलती से ये मत बोल देना CnH2n+2, क्योंकि ये एक एल्केन है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो आपको लगेगा यार CnH2n+2 इनका फॉर्मूला होगा। नहीं, अगर ऐसा होता तो कार्बन की संख्या 4, हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती? 4 दूनी 8 + 2 10 होने चाहिए थे, लेकिन यहां पर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी साइक्लो एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 तो नहीं हो सकता। क्या होगा? क्या होगा? साइक्लो एल्केन का CnH2n होगा। दोस्तों बात आ रही है समझ में? बोलो हाँ या ना, बोलो यार। साइक्लो एल्किन किसको बोलोगे? जहां पर कार्बन कार्बन दोस्तों क्या बना रहे हैं? एक साइकिल तो बना रहे हैं, लेकिन उनके बीच में अगर एक भी डबल बॉन्ड मिल गया तो उसको साइक्लो एल्किन बोल दोगे। तो साइक्लो एल्किन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। सिमिलरली साइक्लो एल्काइन का क्या हो जाएगा? CnH2n-4। ये याद रख लोगे क्या? अरे ये याद रख लोगे क्या? अरे ये याद रख लोगे क्या? अरे ये याद रख लोगे क्या? बोलते नहीं हो यार, मैं क्या बोलूं आपको, बोलते ही नहीं हो। पढ़ा रहा हूं, बोल रहा हूं, हाँ भी नहीं बोलते। हाँ सर याद रख लेंगे, चलो बढ़िया बात है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अब आपको आइसोमर पता पड़ गया, समावयव भी पता पड़ गया आप लोगों को। हाँ दोस्तों, एक स्पेशल मैं आपको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में बताना भूल गया, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन, बेंजीन इसका फॉर्मूला होता है C6H6। सर अगर ये एक साइक्लोहाइड्रोकार्बन है, यानी कार्बन जुड़ जुड़ के क्या बना रहे होंगे? क्या बना रहे होंगे? एक साइकिल बना रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 ना, ठीक है। यहां पर क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में होता है सिंगल बॉन्ड, फिर आपका डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, ठीक है। ये याद रख लोगे क्या? और दोस्तों हर कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, इसका स्ट्रक्चर याद रख लोगे क्या? दोस्तों बोलते नहीं हो आप। नहीं, एक विशेष प्रकार का क्या है आपका साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। दोस्तों इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो ध्यान रखो, 1 2 3 4 5 6, इसका हर एक कोना किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दोस्तों ये क्या है? सिंगल बॉन्ड है, फिर एक डबल बॉन्ड लगा दो, एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड लगा दो, सिंगल डबल, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। कई बार आप लोग बोलो सर ये क्या हो गया, कई बार क्या होता है, हम लोग कार्बन को एक कॉर्नर से भी, जैसे मैंने आपको बोलूं इसका मतलब क्या है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है ना, तो ऐसे समझो आप। क्लियर है? क्लियर है क्या? अच्छा आ जाओ, चलो अब इसका आंसर बताओ। इनमें से कौन सा आइसोमेरिक पेयर बनाता है? मतलब किनके फॉर्मूले समान है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे। प्रोप 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 नाम से लग रहा है 3 कार्बन है, ब्यूट 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 नाम से लग रहा है 4 का, इसमें 3 है 4 कार्बन है, दोनों के फॉर्मूले कैसे समान हो सकता है? हटाओ। अब नहीं सर, अब दिमाग लगाना पड़ेगा। सर इसका तो हटा दिया। अच्छा ब्यूटेन, ब्यूटेन
ब्यूट 4 कार्बन, एन यानी एल्केन है। एल्केन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4। 2 मिथाइल प्रोपेन का स्ट्रक्चर क्या होगा सर? प्रोपेन का तो होगा 1 2 3, दूसरे नंबर पे लगा दो मिथाइल, ये लगा दो। दोस्तों दोनों बनाएंगे, 100% बनाएंगे, 100% बनाएंगे, फीलिंग आ गई मेरे को। आप करके देख लो, करके देख लो। 3 2 5 2 7 और 3 10, 3 3 9, 100% ऑप्शन नंबर बी है। 100% बी है यार, 100%। क्या बात है सर। चले आगे, चले दोस्तों, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखा दूं क्या आपको? एनसीईआरटी में ये अलग से लिखा हुआ भी है, मैं आपको पता है एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट नहीं छोड़ रहा, उसी से क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखो। ठीक है सर, एक कॉन्सेप्ट सिखाओ। ठीक है, कॉन्सेप्ट सुनो दोस्तों। मुझे ये बताओ ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? मैंने आपको पढ़ा दिया ना ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैंने पढ़ा दिया ना, नीरज सर से पढ़ा है, तो आप गलत कैसे कर सकते हो? ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक किसको बोलते हो? मुझे इसकी डेफिनेशन दो, बताओ। और दोस्तों जब मैं आपको इसकी अभी सही परिभाषा दूंगा ना, आपका दिमाग हिल जाएगा, बोले सर पहले क्यों नहीं बताई? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, कोई स्कूल का बच्चा है, आप उसको पहले धीरे धीरे सिखाओगे ना, 2 + 3 5 होता है। अगर आपने स्टार्टिंग में डाल दिया कि भाई मान लो 5/7 + 2/7 को ऐड करो, कंफ्यूज, दिमाग हिल जाएगा ना। तो पहले धीरे 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 सिखाएंगे ना। अगर उसको ये सीखने में आ जाएगा, फिर उसको ये वाला सिखा देंगे। बताओ गलत बोल रहा हूं क्या मैं? हैं? जैसे बचपन में मेरे को पापा गोली कैसे देते थे, अगर मान लो बीमार हो जाते, दवाई बताऊं कैसे देते थे? वो कड़वी लगती थी बहुत, तो पापा बताऊं क्या लेते हैं? एक चम्मच लेते, चम्मच के अंदर पानी, उसके अंदर उस गोली को मेल्ट करा देते। आज सोच रहा हूँ गोली लेना कितना आसान है यार, उस समय तो मैं, लेकिन क्या करें, तो गोली को मेल्ट करा देते थे। बोले इसको पी जाओ, और साथ में रखते थे एक चीनी का डब्बा, बोले फिर चीनी कड़वी लगी ना, चीनी खिला दूंगा, खाया उसके ऊपर चीनी खा ली बहुत सारी, ऐसे करता था। क्लियर है? बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो सर, जिसमें कार्बन हो, बहुत बढ़िया। आशिता सिंह जी बहुत बढ़िया सर, जिसमें कार्बन मिले ना उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया है ना, क्योंकि मैंने आपको यही पढ़ा है और आप बिल्कुल यही आंसर दोगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या इसमें कार्बन है क्या, बिल्कुल। तो ये क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक कार्बनिक रसायन, एक कार्बनिक यौगिक है। बताओ दोस्तों, मुझे ये बताओ, क्या ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या, कार्बनिक यौगिक है क्या? सर जिसमें कार्बन होता है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, बिल्कुल है। लेकिन दोस्तों एक्चुअली में ये नहीं है। दिमाग खराब हुआ ना, दिमाग खराब हुआ ना, दिमाग खराब हुआ ना। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको अधूरी परिभाषा बता रहा था, इसको मैं पूरी बताता हूं। दोस्तों ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लोग किसको बोलते हो? पहली चीज सर, जिसमें कार्बन हो, ये तो आपको आता ही है ना, जिसमें कार्बन हो। ठीक है, जिसमें कार्बन हो। दूसरी चीज क्या है? जो आपको नेचुरली मिले, जो आपको नेचुरली मिले। नेचुरली मिलने का मतलब क्या है? किसी प्लांट में मिले, मतलब सॉरी, जो किसी लिविंग में मिले, जो आपको लिविंग में मिले, लिविंग में मिले, लिविंग में मिले, लिविंग में मिले। जैसे जो आपको प्लांट में मिले या एनिमल में मिले। ठीक है, अभी बताता, टेंशन मत लो। दोस्तों एक छोटी सी चीज मुझे बताओ, क्या जो लकड़ी होती है, लकड़ी, लकड़ी में, चलो आप बहुत, मैं और छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा, बहुत सिंपल करके बताऊं क्या? जैसे आपने सुना होगा प्लांट में पाया जाता है सेल्यूलोज। सर नहीं आया, चलो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ, आपने इसका नाम सुना है क्या? ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। दोस्तों ये ग्लूकोज जो होता है ना, आपको कई फलों में मिलता है। फल किस में होते हैं? प्लांट में लगता है, मतलब बेसिकली लिविंग में मिल रहा है आपको ग्लूकोज। तो क्या मैं इसको ऑर्गेनिक एसिड बोल दूं, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दूं क्या?
कार्बनिक यौगिक बोल दूं क्या? बिल्कुल। क्यों बोल रहे हो? क्योंकि देखो एक तो इसमें कार्बन पाया जा रहा है, साथ में आपको ये किसी लिविंग में मिल रहा है, तो इसको आप लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलोगे। समझ में आ गई क्या दोस्तों? CO2 ये किसी लिविंग में नहीं मिलता, हम एटमॉस्फेयर से कोई प्रक्रिया के माध्यम हम एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, या कोई कोई होता है एटमॉस्फेयर से लेता है अंदर, हमारी बॉडी के अंदर नहीं पाया जा रहा है, ये हमारी बॉडी में बन नहीं रहा ये, तो ये आपका ऑर्गेनिक नहीं है ना। बस इतनी सी चीज आप लोग ध्यान रखोगे, बस ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। तो एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, हमको ये लगता था, हमको ये लगता था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला किसको था कि यार हमेशा लिविंग में मिलेगा, तो हमको ये लगता था कि दीज कंपाउंड्स वर इनिशियली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंस। स्टार्टिंग में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे ना, हमको किसी नेचुरल सब्सटेंस से मिले, प्राकृतिक पदार्थ से मिले, एंड इट वाज थॉट दैट दीज कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड ओनली बी फॉर्म विद इन अ लिविंग सिस्टम। हमको ये लगता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, किसी लिविंग के अंदर ही बन सकते हैं, बाहर नहीं बन सकते। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, वो लिविंग में बनेंगे, एनिमल में, प्लांट में नहीं बनेंगे। हमको लगता था किसी लिविंग के अंदर कोई फोर्स वगैरह, एक अलग ही फोर्स लगता होगा जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता होगा, क्योंकि बाहर तो कहीं हमको ऐसा दिख ही नहीं रहा था। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था फ्रेडरिच वोलर। क्या था? फ्रेडरिच वोलर। उन्होंने इस चीज को डिस्प्रूव कर दिया, इसको गलत साबित कर दिया। कैसे? उन्होंने एक पदार्थ बनाया जिसका नाम था यूरिया। दोस्तों यूरिया का फॉर्मूला देखो, NH2CONH2, इसमें कार्बन है ना, तो हमको लगता था कार्बन वाले पदार्थ किससे मिलते हैं? किसी लिविंग में मिलता है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, लेबोरेटरी में बना दिया ये। तो हमको लगता था कार्बन वाले पदार्थ लिविंग में मिलते हैं, लेकिन इन्होंने लेबोरेटरी में बना दिया। इन्होंने लेबोरेटरी में बना दिया, किसके माध्यम से बनाया? अमोनियम साइनेट से। अमोनियम साइनेट से ये बना दिया, अमोनियम साइनेट से क्या बना दिया? यूरिया बना दिया। तो फिर हमको ये चीज क्लियर नहीं यार, कार्बन के जो यौगिक है वो हम लिविंग के बाहर भी बन सकते हैं। लेकिन लड़ाई ये हो गई थी उस समय कि यार ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलेंगे यार, ऑर्गेनिक कंपाउंड उसी को बोलेंगे जो किसी लिविंग में मिले। समझ में आ गया? तो इसलिए मैं बोल रहा हूं CO2, इसमें कार्बन पाया जा रहा है, लेकिन अब इसको ऑर्गेनिक नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि ये हमने डेफिनेशन दे दी यार, अब क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड उसी को बोलेंगे जिसमें कार्बन पाया जा रहा है और जो किसी लिविंग में बन रहा है। क्लियर है क्या सर जी? फिर तो प्रोटीन भी कार्बन, बिल्कुल है, 100% है हरिओम जी। क्लियर है? आ गई बात समझ में? तो ये मैंने इतना बड़ा क्यों बताया? देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है इससे अभी ग्रुप डी 2022 में। आ जाओ बताओ। फ्रेडरिक वोलर द्वारा यूरिया के निर्माण के लिए इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया? किससे यूरिया बनाया? अमोनियम साइनाइड से। तो बताओ मैं एनसीईआरटी की हर लाइन कवर करूं या नहीं करूं? पहले मुझे बता दो। कुछ जने बोलते सर मत करो यार, कुछ पढ़ा दो। कैसे पढ़ा दूं यार? तुमको 20 में से 20 दिलवाना है, जेई में 30 दिलवाना है, ग्रुप डी में 25 दिलवाना है, ऐसे कैसे नहीं पढ़ाऊं मैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब क्लियर हो गया। चलो आगे आ जाओ। तो ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी हो गई है, मतलब थोड़ा बचा हुआ है पार्ट। अब सर हमको क्या करना है? बचे हुए पार्ट में क्या क्या आएगा सर? ये खत्म करो ना यार। देखो अब आपका कुछ भी नहीं है, आप समझ गए एस्टर क्या होता है, एल्कोहल क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, आपको पता है ना। बस अब आप लोगों को कुछ रिएक्शन पढ़नी है, जैसे कि जब सर मैं एल्कोहल में अगर मैं सोडियम डाल दूं तो क्या हो जाएगा? सर अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म कर दूं तो क्या हो जाएगा? अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में ईथर मिला दूं तो क्या हो जाएगा? अगर मैं ये मिला दूं तो क्या हो जाएगा? तो थोड़ी सी रिएक्शन पढ़नी है आपको। ठीक है, अच्छा आ जाओ। सबसे पहली हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। जो आप लोगों के कार्बन के कंपाउंड होते हैं ना, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, उनमें क्या क्या विशेषता पाई जाती है। सबसे पहले बात करते हैं इनके कंबशन से लेके। कंबशन का मतलब क्या है? जब सर इनको जलाएंगे
इनका दहन करेंगे तो सर इससे क्या मिलेगा? ठीक है क्या? क्लियर है क्या दोस्तों? क्या आप लोगों को पता है हाइड्रोकार्बन क्या होता है? किसी को पता है क्या? हाँ सर पता है सर, ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। तो अगर मैं बोलूं क्या हाइड्रोकार्बन जो है उसमें कार्बन मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा सर। ठीक है, तो अगर सर आप हाइड्रोकार्बन को जब जलाते हो ना, हाइड्रोकार्बन को जब आप लोग जलाते हो तो क्या मिलेगा आपको? दोस्तों किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो जब हम लोग जलाते हैं ना, तो हाइड्रोकार्बन को जलाने से आपको हीट मिलती है, ऊष्मा मिलती है, साथ में प्रकाश भी मिलता है। क्या लकड़ी को जब आप लोग जलाओगे अंधेरे वाली जगह, तो क्या वो आपको प्रकाश देगा क्या? दोस्तों सर्दियों में जलाओगे आपको हीट भी मिलेगी ना, क्यों? क्योंकि लकड़ी में हाइड्रोकार्बन होता है। तो हाइड्रोकार्बन को जलाने से आपको क्या मिलता है? हीट मिलती है, लाइट मिलती है, साथ में वाटर वेपर भी कुछ निकलती है, और साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। क्लियर? इतनी सी चीज याद रख लोगे क्या? याद रख लोगे क्या? बोलो। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन कुछ और। अच्छा मुझे बताओ हाइड्रोकार्बन किस किस में मिलता है, आपको पता है क्या? मतलब हाइड्रोकार्बन तो बहुत अच्छा है सर हमारे लिए, क्योंकि जब हम लोग इसको जलाएंगे तो हमको क्या मिलेगी? हीट मिलेगी, ऊष्मा मिलेगी। हीट एक प्रकार की एनर्जी तो है, तो सर ये तो बहुत अच्छा है। हाइड्रोकार्बन किस में मिलेगा? पेट्रोल में मिलता है, जो आपकी नेचुरल, जिसको भी आप फ्यूल मानते हो ना, सब में आपको हाइड्रोकार्बन मिलेगा। सर आप मेरी बात को इग्नोर कर रहे हैं। हाँ कर रहा हूं, अभी ब्लॉक और करूंगा, अभी तो इग्नोर कर रहा हूं, ध्यान रखना। सर पॉइंट बिंदु को हिंदी में भी बताओ। दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, कितने बच्चे ऐसे हैं, मैंने यहां पर इंग्लिश में लगाया, मुझे पता है मैंने इंग्लिश में लगाया, लेकिन क्या एक भी चीज ऐसी है क्या जो मैं आपको समझा नहीं पाया? एक एक चीज लिखी है, तो भाई अगर कहीं पर हिंदी लगाई तो ऐसे रोया मत करो चीज में, सर इसमें हिंदी लगाओ। समझा रहा हूं ना मैं आपको, वो इंपॉर्टेंट है। आपकी हर एक स्लाइड बाइलिंगुअल होती है, हर एक स्लाइड आप लोगों की बाइलिंगुअल होती है। कुछ चाहे क्वेश्चन उठा के देख लो, चाहे आप लोग ये थ्योरी उठा के देख लो, चाहे आप लोग कुछ भी उठा के देख लो, ये देखो सब आप लोगों के, तो एक में क्या हो जाओगे क्या? सर मेरे को वो कर रहा हूं, आप इग्नोर कर रहा हूं। अभी तो इग्नोर नहीं, तो ब्लॉक भी करूंगा, क्योंकि तुम्हारी बातें पढ़ पढ़ के क्या टाइम डिस्टर्ब करूं क्या मैं सारे बच्चों का? सर मेरी बात इग्नोर कर रहे हो, ब्लॉक करूंगा, अभी तो इग्नोर कर रहा हूं। इग्नोर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि समय वेस्ट ना हो, रोज का तुम्हारा यही है। आ जाओ, ठीक है आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझो, एग्जाम में पूछा क्या जाएगा। दोस्तों हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, आपको सभी को पता है सर, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है कि अगर सैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन को जब जलाओगे तो जो आप लोगों की जो फ्लेम निकल रही है, जो धुआं निकल रही है, फ्लेम बोल लो, धुआं नहीं बोलेंगे इसको, फ्लेम को क्या बोलोगे? लौ। जो लौ निकल रही है वो कौन सी कलर की होगी? तो आप लोग बोलोगे बिल्कुल क्लीन होगी, बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल साफ आप लोगों की लौ निकलेगी। लेकिन अगर आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब जलाओगे ना, तो उससे आप लोगों को कौन सी कलर की लौ मिलेगी? येलो कलर की, और साथ में विद लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, साथ में बहुत सारा काला धुआं भी निकलेगा। क्लियर है क्या? जैसे अगर आप लोग किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब जलाओगे ना, एल्कीन को, एल्काइन को, तो दोस्तों आप लोगों की जो फ्लेम निकलेगी ना, वो आप लोगों की येलो कलर की होगी। लकड़ी को जलाने पे ऐसे पीली कलर की निकलती ना, यानी उसमें यार अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, साथ में काला धुआं भी निकलता है ना, बोलो हाँ या ना? अरे बताओ, क्लियर है क्या? ठीक है। लेकिन दोस्तों आप ये मान के मत चलिएगा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाने से धुआं नहीं निकलेगा, या जो फ्लेम निकलेगी वो बिल्कुल क्लीन होगी। अगर आपने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाया लेकिन ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं दी, क्योंकि ऑक्सीजन जलने के लिए बहुत जरूरी है, तो अगर आपने इसको कम ऑक्सीजन में जलाया ना, देखो हाउएवर लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ एयर रिजल्ट इन इनकंप्लीट कंबशन ऑफ इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होगा ना, अगर उसको आपने कम ऑक्सीजन में जलाओगे ना, तो वो भी आप लोगों को सूटी फ्लेम, मतलब सूटी का मतलब है काली कलर की, भी आप लोगों को ब्लैक सा स्मोक आपको यहां पर भी मिलेगा। मां कसम सर, आप जैसा गुरु हमको अभी तक नहीं मिला। थैंक यू सो मच संतोष कुमार जी। क्लियर है? चले आगे, चले आगे, आ जाओ।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि सर क्या किसी कार्बन के कंपाउंड में कुछ ऑक्सीडेशन होता है क्या? अगर होता है तो सर बताइए कौन सा ऑक्सीकरण हम लोगों को ध्यान रखना है, अभी बताता हूं। दोस्तों एथेनॉल आप लोग जानते हो क्या? एथेनॉल जानते हो क्या? बिल्कुल सर, कितनी बार बताओगे? C2H5OH होता है। दोस्तों क्या होता है जब आप लोग किसी को जलाओगे ना, जैसे एथिल एल्कोहल को जलाओगे तो ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या? इनमें इजीली ऑक्सीजन जुड़ जाती है। तो अगर आप लोगों से बोला जाए कि एथेनॉल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो इससे क्या मिलता है, देखो इसका फॉर्मूला क्या था? C2H5OH। आपको इससे मिलता है CH3COH। ये कौन सा है? एथेनोइक एसिड है, CH3COOH। यहां पर एक ऑक्सीजन था, यहां पर दो आ गए, यानी क्या हो गया? क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। तो आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सर अगर हम लोग एथेनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? आपको ध्यान रखना है एथेनोइक एसिड। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो ऑक्सीडेशन होता है ना, वो उसके लिए आप लोगों को कोई पदार्थ चाहिए होता है। आप लोग किसका यूज कर सकते हो? या तो KMnO4 या K2CrO7। अभी दोनों के बारे में बताऊंगा, टेंशन मत लो। दोस्तों एक्चुअली में दोनों ही क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, अपचायक है। सर अपचायक किसको बोलते हैं? सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक। सर ऑक्सीकारक किसको बोलते हैं? जो ऑक्सीकरण करवा दे। तो इनका ऑक्सीकरण किसी ने तो करवाया होगा, किसी ने तो इनको ऑक्सीजन दिया होगा। किसने दिया है? KMnO4 ने दिया है। अगर आप इसको यूज कर रहे हो या आप लोग इसका यूज कर सकते हो। तो एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है कई बार कि ये एथेनॉल को एथेनोइक एसिड में बदलने के लिए कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है? तो KMnO4 का कर सकते हो आप लोग। पोटेशियम परमैंगनेट इसको बोलते हैं, KMnO4 का कर सकते हो, या पोटेशियम डाइक्रोमेट K2CrO7 का कर सकते हो। याद रख लोगे क्या? संतृप्त हाइड्रोकार्बन के कुछ एग्जांपल बता दो बस। हरिओम मीणा जी बोल रहे हैं। दोस्तों कोई बता दो यार इनको। हरिओम मीणा जी बोल रहे हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन के कुछ एग्जांपल बता दो। अरे बेटा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सारे ही आप लोगों के सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्लियर है क्या? आ जाओ दोस्तों। दूसरी रिएक्शन जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है, जब मैंने आपको मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ा था, वापस बता देता हूं। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अगर कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो अगर आप लोग इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से करवाओगे तो ये अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में बदल जाएगा। क्या ये मैंने आपको पहले बताया था क्या? तो बस आप लोगों को कुछ रिएक्शन ध्यान रखनी है कि सर अगर मैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से करवाऊं तो क्या होगा? तो आप लोग बोलना अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में बदल जाएगा। जैसे यहां पर डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले को अनसैचुरेटेड बोलते हैं ना, सिंगल वाले को सिंगल सैचुरेटेड बोलते हैं। तो देखो यहां पर वो बन गया। क्लियर है क्या? तो बस आप लोग ये ध्यान रखना, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब हम लोग सैचुरेटेड में बदल देते हैं तो यहां पर हुआ क्या? यहां पर दोस्तों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन गैस जुड़ गई और साथ ये बन गया। तो एक प्रकार का एडिशन रिएक्शन है ना, ये एडिशन रिएक्शन है ना, एक प्रकार की संयोजनात्मक अभिक्रिया है ना। ठीक है, आप लोगों से अगर पूछा जाए कि सर इस वाली अभिक्रिया में किसी कैटेलिस्ट का उपयोग किया जाता है कि बिल्कुल दोस्तों, आप लोग निकेल का कर सकते हो या आप लोग पैलेडियम का कर सकते हो। पैलेडियम है ना, पैलेडियम। क्लियर है क्या? सर हाइड्रो ये उत्प्रेरक किसको बोलते हैं? सर जो रिएक्शन की रेट को फास्ट कर देते हैं, इनमें खुद में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर है क्या? सर सैपोनिफिकेशन नहीं पढ़ा है अजय जी, हम लोग पढ़ेंगे डेली लाइफ केमिस्ट्री में, सोप, डिटर्जेंट, इनके बारे में। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान रखो, जो आपके ध्यान रखो, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है ना, वो काफी अनरिएक्टिव होता है, काफी अक्रियाशील होता है, अक्रियाशील होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग इनको, जैसे मीथेन है, ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही तो है, सैचुरेटेड ही तो है भाई। एक सिंगल कार्बन है और जब भी सिंगल कार्बन होगा उसको एल्केन मानेंगे, जितने भी एल्केन होते हैं सैचुरेटेड होते हैं। तो ये ऐसे तो काफी अनरिएक्टिव होते हैं, लेकिन जब आप लोग इसको खुले में रखोगे, खुले में रखोगे,
या मैं बोलूं प्रकाश की उपस्थिति में रखोगे, प्रकाश की उपस्थिति में, तो प्रकाश सनलाइट में जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है ना सन से, जो उसकी वजह से ये मीथेन अभिक्रिया कर सकता है ब्रोमीन से। ऐसे नहीं करता, ये काफी अनरिएक्टिव होता है, लेकिन क्या ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में कर सकता है? क्या कर सकता है। तो मीथेन की अभिक्रिया जब ब्रोमीन से करवाओगे ना तो बन जाएगा ब्रोमोमीथेन प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड। बस ये ध्यान रख लेना आप। क्लियर है? चले आगे आ जाओ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन के कंपाउंड, जैसे आपका C2H5OH, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। सर इसका नाम क्या है? एथेनॉल है। दोस्तों ये एथेनॉल का यूज कहां पर है, बताने की जरूरत है क्या? टिंचर आयोडीन मैंने बता दिया था क्या आपको? दोस्तों एक दवाई है, एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस दवाई ये बनती कैसी है दोस्तों? एल्कोहल में आयोडीन डाल के ये दवाई बनती है। कौन सा एल्कोहल? एथिल एल्कोहल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो इससे आपका ये बन रहा है, टिंचर आयोडीन बन रहा है। दोस्तों जो कफ सिरप होती है ना आपके, जब खांसी वगैरह होती है उस पर कफ सिरप आप लोग पीते हो ना, तो उसमें ये एथेनॉल होता है, एथिल एल्कोहल होता है। क्लियर है क्या? बोलो हाँ या ना। सर अभी पूछ रही, सॉरी बट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं बताया सर कौन से। दोस्तों वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है आशीष कुमार जी, वो आपके सिलेबस में नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन नंबर आप मेरे हिसाब से ये पूछना चाह रहे होंगे। दोस्तों 11वीं की केमिस्ट्री में आता है, आप कोई से पेपर उठा के देख लो, ग्रुप डी का नहीं पूछता। अगर गलती से एक कहीं पर आ गया पिछले 10 साल में, 20 साल में, तो उसके लिए टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा है वो, और वो सिलेबस में ही नहीं, आपके 10 तक के में नहीं है, वो 11th की केमिस्ट्री में आता है। ठीक है, क्लियर? आ जाओ दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। सर ये एथेनॉल जब इतना इंपॉर्टेंट है तो ये किसी से अभिक्रिया करता है क्या? अगर करता है तो सर बता दो, कहीं पूछ नहीं ले। देखो आप लोगों से पूछा जाता है कि अगर एथेनॉल की रिएक्शन सोडियम से करवाओगे तो क्या होगा? क्लियर है क्या? तो ध्यान रखना, अगर आप लोग एथेनॉल में सोडियम डाल दोगे ना तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, और साथ में क्या बनेगा? सोडियम एथोक्साइड बनेगा। बस ये ध्यान रख लोगे क्या? अरे रख लोगे क्या? रख लोगे क्या कि सर एथेनॉल में अगर मैं सोडियम डाल दूंगा तो कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्लियर है? साथ में सोडियम एथोक्साइड बनेगा। आ जाओ सर, और मुझे बताओ, और बताता हूं दोस्तों। एथेनॉल जो होता है ना, अगर आप लोग इसको गर्म करोगे, कितने टेम्परेचर पे? इतने टेम्परेचर पे गर्म करोगे, किसकी प्रेजेंस में? सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो दोस्तों यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या है? जो डिहाइड्रेशन करवा दे, जो निर्जलीकरण करवा दे, जो इसमें से पानी निकाल दे, तो ये एथेनॉल में से पानी अलग कर देगा। तो जब एथेनॉल में से पानी अलग हो जाएगा तो क्या जो बचेगा ना, वो क्या बचेगा? एथीन बचेगा। तो जब भी आप लोग एथेनॉल को गर्म करोगे सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो ये बहुत अच्छा क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इसका डिहाइड्रेशन करा देगा, सिर्फ पानी निकाल देगा। तो एथेनॉल से जब पानी निकलेगा तो क्या बनेगा? एथीन बनेगा। क्लियर है क्या दोस्तों? आ गई बात समझ में? कुछ रिएक्शन ध्यान रख लोगे क्या? ठीक है, और बात करते हैं दोस्तों एथेनोइक एसिड। दोस्तों एथेनोइक एसिड कौन सा होता है? CH3COOH। इसका कॉमन नेम क्या है? एसिटिक एसिड। मैंने बता दिया चुका हूं उसको कि दोस्तों एसिटिक एसिड, इसका यूज कहां पर होता है? आपने सुना होगा सिरका, विनेगर जानते हो? सिरका। दोस्तों सिरका बताऊं कैसे बनता है? जब पानी में 5 से 8% हम लोग ये डालते हैं ना, एसिटिक एसिड बोल दो इसको, या फिर आप लोग इसको एथेनोइक एसिड बोल दो, ठीक है? तो ये आपका क्या बनता है? विनेगर बनता है। ठीक है, और बताओ दोस्तों, एथेनोइक एसिड है ना, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना 290 केल्विन होता है। मतलब कितने टेम्परेचर पे मेल्ट होता है? 290 केल्विन। सेल्सियस में बात करोगे तो 10 में से 3 गया 7, 17 डिग्री सेल्सियस पे आप लोगों का क्या हो जाता है? ये मेल्ट हो जाता है। तो आप मुझे बताओ सर्दियों में टेम्परेचर कितना रहता है? सर 4 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, यानी ये यहां पर क्या रहेगा? ठोस अवस्था में रहेगा। मेल्ट कब होगा? इतने टेम्परेचर पे होगा। तो दोस्तों सर्दियों में क्या होता है? जो आपका एथेनोइक एसिड हो जाता है ना, वो जम जाता है ना, तो ऐसे लगता है ना बर्फ का जैसा लग रहा है ना, तो इसलिए हम लोग इसको ग्लेशियर एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, है ना? ग्लेशियर एसिटिक एसिड के नाम से भी जानता है। आ गई बात समझ में? आ जाओ सर,
ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अब दोस्तों ये एथेनोइक एसिड की कुछ रिएक्शन ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक, अरे यार एथेनोइक एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो है। तो जब भी आप लोग किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की, केवल स्पेशली मैं एथेनोइक एसिड की बात नहीं कर रहा, कोई भी हो, तो जब आप लोग किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया किसी एल्कोहल से करवाते हो तो क्या बनता है? एस्टर बनता है, साथ में वाटर बनता है। तो अगर आप लोगों से बोला जाए कि ये अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया मैं एल्कोहल से करवाऊंगा तो क्या बनेगा दोस्तों? एस्टर बनेगा। क्लियर है क्या? चलिए अब बात करते हैं दोस्तों एस्टर के बारे में। सर ये एस्टर क्या होते हैं? मैंने आपको समझाया था ना। अब बात करते हैं इसका यूज कहां पर होता है। दोस्तों इन एस्टर में काफी खुशबू होती है, काफी महक होती है, मीठी महक होती है। क्लियर है क्या? तो जिसकी वजह से आप लोग इसका यूज कहां पर कर सकते हो? जो खाने वाली चीज होती है उसमें अलग अलग फ्लेवर आते हैं ना, ऑरेंज फ्लेवर वगैरह ये। तो दोस्तों इन एस्टर में ये महक होने की वजह से इसका यूज आप लोग कहां पर करते हो? परफ्यूम बनाने में, या दोस्तों आप लोगों के खाने में कोई फ्लेवर, खाने का कोई फ्लेवर है वो बनाने में आप लोगों को किया जाता है। क्लियर है क्या? समझ में आ गई? दोस्तों यहां पर एक रिएक्शन दी गई है जिसे सैपोनिफिकेशन बोल रहे हैं। हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, डेली लाइफ केमिस्ट्री में, सोप, जब जहां पर मैं सोप पढ़ाऊंगा वहां पर पढ़ेंगे। बस आप तो ये ध्यान रख लोगे ना एस्टर का यूज कहां पर होता है, ठीक है। अब सर एथेनोइक एसिड की कुछ रिएक्शन बताओ। देखो दोस्तों अगर आप लोग CH3COOH, ये कौन सा था? एथेनोइक एसिड था, बीच में एस्टर आ गया, छोड़ो। एथेनोइक एसिड की रिएक्शन जब आप लोग इससे करवाओगे, किससे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। इसका नाम याद रखो, सोडियम एसीटेट। पूछ सकता है, तो अगर आपसे पूछे एसिटिक एसिड की रिएक्शन अगर मैं बेकिंग सोडा से करवाऊं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाऊं तो क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट बनेगा। क्लियर है क्या? ठीक है। अगर दोस्तों आप लोग ये एथेनोइक एसिड, या जिसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड भी है, अगर इसकी रिएक्शन अगर बेस से करवाओगे, क्षार से करवाओगे, तो अगेन आप लोगों को क्या मिलेगा? सोडियम एसीटेट मिलेगा, वापस सोडियम एसीटेट मिलेगा। क्लियर है? चले तो दोस्तों ये चैप्टर आप लोगों का पूरा हो गया। मजा आ गया क्या? आ गया मजा? तो इसका टेस्ट हम लोग शाम तक डाल देंगे। अब अपना एक चैप्टर बचा है डेली लाइफ केमिस्ट्री, जो हम लोग मंडे को करेंगे। और फिर उसके बाद में नया सब्जेक्ट कौन सा पढ़ोगे? बता दो, नया सब्जेक्ट कौन सा पढ़ोगे? अरे नया सब्जेक्ट कौन सा पढ़ोगे? फिजिक्स पढ़ोगे, बायोलॉजी पढ़ोगे? करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।